हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम पेपर 2 की लास्ट यूनिट पे आ जाते हैं। दैट्स यूनिट 4, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स। ये यूनिट मैं दो पार्ट्स में लाऊंगी। फर्स्ट पार्ट जो हम आज करेंगे वो बेसिकली थ्योरी एस्पेक्ट है, और जो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी उसमें हम एग्जांपल्स के साथ मीन, मोड और मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में सिर्फ थ्योरी दिखाई देगा। ये आपका सिलेबस है, देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट से स्टार्ट है और आपके परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक पे जाके फिनिश हो रहा है। सो दैट्स योर सिलेबस। सो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही क्या है कि जो अकाउंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स लैटिन और इटालियन दोनों वर्ड से निकल कर आता है। लैटिन का स्टेटस है एंड इटालियन का स्टैटिस्टा है, लेकिन दोनों का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। इनिशियली इसको एक पॉलिटिकल फील्ड से रिलेट किया जाता है, लेकिन बाद में ये एक इकोनॉमिक टर्म बन गई है जो अकाउंट से रिलेटेड है। वर्डिंगटन सर ने बोला है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। वेरी नाइस डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट, क्या एस्टिमेट करते हैं और उस किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है, ये जो हमारा कैलकुलेशन होता है उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है कि सिंप्लीफिकेशन, कंपैरेटिव स्टडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टेस्ट, वैलिडिटी ओरिएंटेड, रिलायबिलिटी ओरिएंटेड एंड सुटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, तो अगर स्टैटिस्टिक्स का हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम कोई भी डाटा अपना ये सामने रख सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो एक सिंप्लीफाइड वर्जन हमने उसका देख लिया। कंपैरेटिव मतलब एक आपके पास डाटा है तो आप दूसरे सोर्सेज से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, अचीवमेंट लेवल किसका कितना अच्छा है, सेक्शन ए सेक्शन बी कौन सी क्लास ज़्यादा अच्छी है। तो एजुकेशन में भी स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। ये सारी टर्म्स कैसे कैसे आती हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, पहले आपने जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स है उसका डाटा लिया, उसके बाद उसको आपने कलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्लासीफाई कर दिया कलेक्शन के बाद। ठीक है, कलेक्शन करने के बाद क्लासीफाई किया, उसको फिर आपने प्रेजेंटेशन दी, और प्रेजेंटेशन देने के बाद उसको एनालाइज किया गया और फाइनली उसको इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं कलेक्शन में या फिर एजुकेशन फील्ड में, तो ये सारे मेथड्स फॉलो होते हैं। कंपैरेटिव स्टडीज समझ आ गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टेस्ट, इसका मतलब क्या है? डिफरेंट टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, बनाते हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, विदाउट स्टैटिस्टिक्स के आप कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं बना सकते जो बच्चे के हर एंगल को कंसिडर करे। देखिए, फॉर एग्जांपल अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे टेस्ट किस में आते हैं? जब आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वैलिडिटी ओरिएंटेड, मतलब कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो वैलिडिटी की नॉलेज को बताता है कि ये टेस्ट कितना वैलिड है कितना नहीं है। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड से आता है। रिलायबिलिटी, देखिए रिलायबिलिटी कब हम कहते हैं? जब हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज हो और हमें पता हो कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कितना ये रिलायबल है उस फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ रिलायबिलिटी। और अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो आप किसी भी नॉलेज के रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जान सकते। लास्ट है सुटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट एजुकेशन में किस फील्ड में काम आ रही? करिकुलम डिज़ाइनिंग में या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। तो स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है कि किसी एजुकेशन फील्ड में किस पोर्शन को ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, किस पोर्शन पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी डालनी चाहिए। तो वो सारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच को शो करता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखिए बोला क्या गया है, प्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज फॉर्म बाय ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, फॉर एग्जांपल 80%। ओके, मेथड की बात कर रहे हैं। पहला मेथड है प्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज फॉर्म। आप डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? एक ओरल फॉर्म में भी, कि भाई ऐसे ऐसे 80% लोग पास हुए हैं, जिनमें से 40% फर्स्ट डिवीजन पे हैं, 40% सेकंड डिवीजन पे। तो ये आपने डाटा को प्रेजेंट कर दिया, डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। कैसे? जस्ट एक लैंग्वेज फॉर्म में। सेकेंड है आपकी टेबुलर फॉर्म, दिखाई भी दे रहा होगा। टेबुलर फॉर्म क्या है? जैसे ये, ठीक है, कि यहाँ पे आपने लिख दिया स्टूडेंट्स नेम लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप मैथ्स साइंस ऐसे लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, नीता के मैथ्स में ये इतने हैं, शिवानी के मैथ्स में इतने हैं, ठीक है, और
सोनाली के इतने हैं एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब आप एक टेबुलर फॉर्म में उसको लिखते हैं। ग्राफिकल फॉर्मेशन पता है सबको, ठीक है, कि कितना ग्रोथ कर रहा है किसी सब्जेक्ट में, या कितना वो किसी सब्जेक्ट में बच्चे का रैंक नीचे जा रहा है। तो ये है आपका डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 या 4 आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए हमने किया होगा, हम क्लास इंटरवल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मिड पॉइंट्स निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यही बोला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको, कि आपको कैसे डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रीक्वेंसी पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे काफ़ी सारे, और उसी के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर आप क्लास इंटरवल लिखेंगे, और जो आपका वाई एक्सिस है उस पर आप फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंग टू योर डाटा जो भी आपको गिवन होगा उस हिसाब से आपको अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ओके, मिड पॉइंट तो पता है सबको कैसे निकालना था। मिड पॉइंट निकलता है जो भी 2 एक्सट्रीम चीज़ों को मिला के डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे 5 कुछ चीज़ 5 पे शुरू हो रही है और 10 पे ख़त्म हो रही है, तो उसका मिड पॉइंट कैसे होगा, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मिड पॉइंट। चलिए हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम में बेसिकली होता है आपका, एक मिनट, हिस्टोग्राम आपका हाइट, ठीक है, स्कोर, इन सब से रिलेटेड होता है। जैसे हमने अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या देखा था, मिड पॉइंट को कंसिडर किया था। हिस्टोग्राम में कोई मिड पॉइंट वाली चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। और चीज़ें और देखिए और क्या डिफरेंस हो सकता है। ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना, इसमें जैसे ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो इसको मैं आगे तक एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे भी कहीं, क्योंकि इंटरवल दिए जाते हैं, तो इंटरवल क्या है, आगे भी जा सकते हैं हम। उसमें एक्स्ट्रा इंटरवल्स की रिक्वायरमेंट होती है, +5 करते हैं या +-5 करते हैं, ये हम करते हैं जब भी हम फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल जो हम ऐड करते हैं ना एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, वो एक्स्ट्रा एडिशन की ज़रूरत हिस्टोग्राम वाली चीज़ में नहीं पड़ती। और बेसिक डिफरेंस क्या है, जो हिस्टोग्राम है उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, देखिए दिख रहा है ना। तो हिस्टोग्राम में रेक्टेंगुलर फॉर्म में चीज़ आती है, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपने रेक्टेंगुलर नहीं देखा होगा। एक पर्टिकुलर वो एक पाथ फॉलो करता है, ठीक है, कैसे भी जा सकता है वो, लेकिन हिस्टोग्राम में सिर्फ रेक्टेंगुलर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो रेक्टेंगुलर क्या है, जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो लेस प्रिसाइज है देन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आप देख रहे हैं ना पूरा एरिया कवर हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिसीशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। ओके, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो एक डिस्टिंक्ट पिक्चर देता है। देखिए आपने क्लियर कट पिक्चर दिख गई ना हिस्टोग्राम पे कि ऐसा बनेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एज सच डिस्टिंक्ट पिक्चर नहीं मिलती है, कि कभी कभी इल्यूजन लगता है, या फिर बहुत ही वेग डाटा निकल कर सामने आता है, जो भी क्लियर कट नहीं पता चलता फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, जबकि हिस्टोग्राम हर चीज़ में उसको ओवरकम करता है। तो ये आपका हिस्टोग्राम है, जो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे देखिए स्कोर डाला जाता है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, और इसमें बेसिकली बनाया जाता है लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल एंड हाइट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसने ऑब्टेन किया। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे मैंने स्कोर्स बना दिए, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी बना दी, ठीक है। तो 10, 20, 30 करके ये हमने एक्स एक्सिस पे लिख दिए, और ऐसे हमारे फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। तो आपको पता चल रहा होगा 30 से 40 रेंज में सबसे ज़्यादा आपके स्कोर गेन किया है, तो सबसे ज़्यादा हाइट इसी की है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हिस्टोग्राम में शो हो जाती है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या पॉलीगन। देखिए ये क्या है, क्यूमुलेटिव वर्ड आते ही ध्यान रखना है आपको समेशन, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव वर्ड समेशन को डिफाइन करता है। तो इसमें ये बोला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या है, ऐसा ग्राफ जिसमें आप फ्रीक्वेंसीज को सम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस पे मिलेगा अपर लिमिट ऑफ स्कोर, और वाई एक्सिस पे मिलेगा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल इसको आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका फिर पाई चार्ट।
पाई चार्ट सबको ही पता होगा, ऐसे सर्कुलर होता है, हम ऐसे डिवीजन कर देते हैं ना, जब हमारा बजट आता है तो वही कुछ इसी पाई चार्ट की फॉर्म में आता है। तो यही है, पाई चार्ट क्या करता है आपका, मार्क्स स्कोर इन सर्कल, जो भी मार्क्स है अगर वो सर्कुलर फॉर्म में देता है तो उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। बार डायग्राम जो वर्टिकल बार्स को डिफाइन करता है, ठीक है, जो जिसमें सिर्फ वर्टिकल बार्स होते हैं उसको हम बार डायग्राम कहते हैं। चलिए इतना समझ आ गया। ये है आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सब पॉइंट्स। अगर आ जाए बेसिक मेथड्स कौन से हैं, तो मेथड 3 है, टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में कर सकते हैं और लैंग्वेज फॉर्म में कर सकते हैं। और ग्राफिकल फॉर्म में है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पाई चार्ट एंड बार डायग्राम, ठीक है। ये 5 आपके ग्राफिकल मेथड में है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, अगर मैं पाई चार्ट जो मैंने बताया था उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो क्या है, एडवांटेज तो बहुत ही सिंपल है कि ये सिंपल कंपैरिजन को हेल्प करता है हमें समझने में, ठीक है। और लिमिटेशन क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में डाटा है तो आप उसको शो नहीं कर सकते, है ना। जो भी आपका एंगल वैल्यू निकालते हो, आप एंगल निकालते हो ना पाई चार्ट में, तो एंगल वैल्यू निकालते हो तो ये काफ़ी कंज्यूमिंग होता है, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। ऐसे बार डायग्राम का अगर मैं बताऊँ तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि बहुत ही सिंपल वे में होता है और ये क्या है, डाटा को रिलेट करने में हेल्प करता है। वेरियस प्लेस और टाइम पे डाटा को हम रिलेट कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या बताऊँ कि बहुत ही क्लियर कंपैरिजन ये नहीं देता, तो बहुत ही सिंपल एडवांटेज भी होंगे और बहुत ही सिंपल इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अगर एग्जाम में आए तो यू विल इजीली डू द लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ वे इन विच वेरिएबल्स और नंबर्स आर डिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड, ठीक है। जिस भी जो तरीका जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं या उसे किसी कैटेगराइज्ड फॉर्मेशन में डालते हैं तो उसे मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट के 4 स्केल्स हैं जिनकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ नॉमिनल, सेकंड इज़ ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नॉमिनल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल आपका होता है जो भी सिंपल आपके नंबर्स को कैटेगराइज करेगा, ठीक है। जैसे आपका वार्ड नंबर है कोई, है ना, आपका स्कूल नंबर है, आपका रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें क्या है, मेजरमेंट क्या कर रहा है। अगर बाई चांस आपकी वार्ड नंबर 14 है तो आपको पता होगा कि इससे पहले 13 ऑलरेडी मेज़र हो चुके हैं, तब 14 मेरा वार्ड नंबर मिला है, ठीक है। या फिर आपका रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉमिनल चीज़ में आती है, नॉमिनल। ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डिनल में रैंक, ठीक है। ऑर्डिनल में रैंक को प्रायोरिटी दी जाती है, रैंक, तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये सारी चीज़ें। इंटरवल में क्या है, इंटरवल फॉर एग्जांपल जैसे फ़ारेनहाइट स्केल, आपको पता है ना, हम सेल्सियस डिग्री से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, प्लस माइनस करके फिर कुछ इंटरवल्स को ऐड करते हैं, है ना, तो वो एग्जांपल है इसका फ़ारेनहाइट स्केल। रेशो क्या है, रेशो लगभग मिलता जुलता है इंटरवल से, लेकिन इंटरवल में हम जीरो को भी कंसिडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को भी कंसिडर करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल -273 याद है, ये पढ़ा हुआ है, तो -273 तो वो क्या है, जीरो से भी नीचे चली गई इंटरवल में। लेकिन रेशो में क्या है, जीरो इज़ द मिनिमम लिमिट, जीरो से नीचे आप जा नहीं सकते। एब्सोल्यूट जीरो आपको सिर्फ रेशो में देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एब्सोल्यूट जीरो किससे रिलेटेड है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशो है, तो यू हैव टू टेक रेशो। ओके, चलिए नॉमिनल में क्या है, आप किसी भी प्लस आप क्या क्या नहीं कर सकते नॉमिनल में। देखिए नॉमिनल में आप क्या नहीं कर सकते, आप ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। सिर्फ एक नंबर एलोकेट दिया जाता है ना, तो ऑर्डर की क्या ज़रूरत है, ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, कुछ मीडियन और मीन नहीं निकाल सकते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन या ट्रू ज़ीरो की बात नॉमिनल में नहीं होती, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या नहीं कर सकते, आप ऑर्डिनल में मीन नहीं निकाल सकते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ट्रू ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट भी ऑर्डिनल में नहीं आता। इंटरवल में भी क्या है, इंटरवल में आप प्लस माइनस कर सकते हैं ना, +273 या प्लस ऑफ -273 कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं होता, और ट्रू ज़ीरो भी इस इंटरवल में नहीं होता। रेशो में सब होता है, जितना मैंने अभी तक बताया रेशो में सब होगा। रेशो में प्लस माइनस, ऑर्डर, मीन, मीडियन, डिवीजन, ट्रू ज़ीरो, ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए नेक्स्ट है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। अभी सारे यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पोर्शन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे इनके बारे में, सिर्फ वो यहाँ पे मैंने डाटा डाला है, और इनके
एग्जाम्पल्स और जो भी क्वेश्चन बेस्ड चीज़ें होंगी वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेंट्रल टेंडेंसी की पहले डेफिनेशन देख लो। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है द कैलकुलेशन मेड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ अ ग्रुप और डाटा इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके देखिए बहुत लेंथी है, बट क्या कह रहा है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होती है एक पर्टिकुलर यूनिट को लेकर, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन पे आप जो कैलकुलेशन करते हैं उसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डिस्क्रिप्शन यू नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कितना हम डिस्क्राइब करते हैं उसको, तो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो वही है, जो भी आप डिस्क्रिप्टिव चीज़ें लिखते हैं किसी के बारे में, कैलकुलेशन करते हैं, उसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जो आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से चीज़ें ली हैं ना, अब आपको उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डालना है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डालने के बाद आपके पास तीन चीज़ें होती हैं कि या तो आप उसका मीन निकालें या मीडियन निकालें या मोड निकालें, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम है ना, इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोली जाती है। सेंट्रल टेंडेंसी को अगर मैं बोलूँ तो ये एवरेज को हम जनरली बोलते हैं ना, एवरेज निकालो, तो उसका टेक्निकल वर्ड क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालो, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी इज इक्वल टू एवरेज या उसकी परफॉर्मेंस निकालो। तो एवरेज लिखा आ जाए या सेंट्रल टेंडेंसी लिखा आ जाए, एक ही बात है। तो एवरेज आपके तीन टाइप्स के होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मीन है आपका सिंपल एवरेज। देखिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, अभी सिर्फ थ्योरी पोर्शन। ओके, मीन है सिंपल एवरेज। किसी भी चीज़ का मीन निकालना है तो उसको, जैसे 2 और 3 है तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे अगर 4-5 डिजिट है तो सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय कितनी डिजिट्स है। अगर 4 है तो चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, और फिर आप उसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड है, यहाँ पे सीधा मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, पॉज करके देख लीजिए, अदरवाइज मैं जब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस लूँगी तो वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मीडियन क्या है, मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल मिड पॉइंट, जो किसी भी पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे मीडियन कहते हैं। मीडियन में दो केसेस होते हैं, इवन लिस्ट होगी तो उसमें मीडियन कौन सा होगा, ओड लिस्ट होगी तो उसमें मीडियन कौन सा होगा। इसमें भी ग्रुप अनग्रुप, ये सारे ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट हर चीज़ में लगेगा। मोड क्या है, मोड वो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंटली यूज़ हुई है, ठीक है। अगर किसी सीक्वेंस में 4-10 बार यूज़ हुआ है तो 4 इज़ द मोड, 4 इज़ द मोड, ठीक है। तो ये आपका मीन, मीडियन और मोड चीज़ मैंने बता दी। मोड के दो पार्ट्स होते हैं, देखिए, एक होता है क्रूड और एक होता है ट्रू। तो क्रूड मोड क्या होता है, जहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसका मिड पॉइंट, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी है कोई, उसका भी मिड पॉइंट होगा, उसे क्रूड मोड बोला जाता है। इसको एम नोड से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्रूड मोड को। और आपका जो है दूसरा ट्रू इसमें क्या है, इसमें आपका जो भी डाटा है उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड से जब कंप्यूट करते हैं और एक्चुअल फॉर्मेशन में जो चीज़ निकल कर आती है उसे बोलते हैं आप एक्चुअल या ट्रू मोड, ठीक है। तो क्रूड मोड याद रखना, द क्रूड मोड इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल हैविंग द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी। ऐसी क्लास इंटरवल जिसकी ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी है उसका मिड पॉइंट आपको क्रूड मोड कहलाता है। और जो हम नॉर्मल स्टैटिस्टिकल मेथड से कैलकुलेट कंप्यूट करते हैं उसे ट्रू मोड कहते हैं। मोड समझ आ गया, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। ओके, सो मीन, मीडियन, मोड, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में। थ्योरी समझ आ गई, मीन सिंपल, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स, मोड जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है। ये मोड वाले कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें आप क्वार्टाइल डेविएशन देखेंगे, रेंज के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। तो देखिए वेरिएबिलिटी होती क्या है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखिए। डेफिनेशन आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, इट्स ओके, बट जो मेन इसका क्रक्स है जिसकी वजह से आप पूरी डेफिनेशन को समझ सकते हैं वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन का मतलब है जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करते हैं। हर कोई इंसान सेम प्लेटफॉर्म पे लाई नहीं करता, हर किसी की एक हाई क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी होती है, ठीक है। तो आपको उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे इवेल्युएट करना है, वो आपका डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी में आ जाता है। देखिए इसके 4 काइंड्स बताए गए हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज या मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर के बीच का डिफरेंस बताना होता है, उसे हम कहते हैं रेंज, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट स्कोर माइनस
लोवेस्ट स्कोर। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब ही समझ आ रहा होगा 1/4, ठीक है 1/4। तो या तो 75% होगा या 25% होगा। 75% वाले को बोलेंगे Q3, ठीक है Q3, क्वार्टाइल को Q से रिप्रेजेंट करते हैं Q3, और 25% वाले को बोलेंगे Q1। तो क्वार्टाइल आपका हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ये फॉर्मूला दिख भी रहा होगा सामने। नेक्स्ट है एवरेज या मीन डेविएशन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको मीन डेविएशन, एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल डेविएशन, जितने भी डेविएशंस हुए उनका एरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसे मीन डेविएशन करते हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दिया था 1893 में बाय सर कार्ल पियर्सन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कार्ल पियर्सन इन 1893, और स्टैंडर्ड डेविएशन की एक डेफिनेशन दी थी SD जेम्स ड्राइवर सर ने। वो डेफिनेशन वही है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक फॉर्मूले की बेस पे बताऊंगी, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ आ गया आपको ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्पर्जन वेरिएबिलिटी, क्योंकि देखिए हर किसी इन चारों में हम कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखेंगे ना, तो वो वेरिएशंस क्या है कि कोई ग्रुप डाटा होता है, कोई अनग्रुप डाटा होता है, उस चीज़ पे बच्चा किस रैंक पे पहुंचा है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ रही है, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये 4 जो आपके फॉर्मूलेज हैं ये डिस्क्राइब करते हैं। रेंज कि उस बच्चे की रेंज क्या है, या किसी क्लास में रेंज कितनी है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन कितना डेविएट हुआ है 1/4। एवरेज मीन डेविएशन कि ओवरऑल डेविएशन का मीन क्या है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्क्वायर रूट ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन को लेकर चलता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है जो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो थ्योरी समझ आ गई आपको। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके पार्ट है? वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन के पार्ट है। नेक्स्ट है आपकी NPC, जिसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है? ये एक बेल शेप्ड कर्व है जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है ओवर द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कोई रैंडम वेरिएबल आपको दे दिया है, उसके आसपास कैसा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? कंटिन्यूस। डायग्राम में दिख रहा होगा ना, कंटिन्यूसली चीज़ जा रही है ना, कोई पैकेट्स फॉर्म में नहीं जा रहा, कंटिन्यूसली चीज़ जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। बेल शेप्ड कर्व है जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को बताता है ओवर द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसको गॉसियन कर्व भी बोलते हैं, गॉसियन, ठीक है। देखिए कर्व देख लीजिए, ये बनता है। सिग्मा क्या है? सिग्मा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, और आपका म्यू क्या है? ये म्यू है आपका NPC, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मीन। तो म्यू इज इक्वल टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मीन, एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिकल है। देखिए जैसे ये है ना, तो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी सिमेट्रिकल, मिरर इमेज हम कह सकते हैं। तो ये क्या है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब कि साइज, शेप एंड स्लोप उस कर्व का एक साइड पे बिल्कुल सेम होगा दूसरी साइड की साइज, शेप एंड स्लोप के, ओके। तो इसलिए ये क्या है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट असिम्पोटिक कर्व। असिम्पोटोटिक कर्व है, सॉरी, असिम्पोटोटिक कर्व, लेट मी राइट, असिम्पोटोटिक, ठीक है, असिम्पोटोटिक कर्व। ये कर्व क्या कहता है कि ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हमें लगता है जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कभी भी बेस को टच नहीं करता। जैसे ये डायग्राम है ना, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा सकता है ऐसे, तो ये इतना क्लोज हो जाता है कि हमें लगता है कि टच हो रहा है बेस लाइन से, लेकिन ये बेस लाइन को कभी टच नहीं करता। ये हमेशा कैसा रहता है? हमेशा ऐसे रहता है, ठीक है, चाहे कितना ही दूर चला जाओ, लेकिन ये बेस लाइन को कभी टच करता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसी को बोला जाता है द कर्व इज असिम्पोटोटिक। नेक्स्ट है आपका मीन, मोड, मीडियन। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका मीन, मीडियन और मोड है ना, वो मिडल पॉइंट पे फॉल करता है। किसका मिडल पॉइंट? आपका NPC, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के मिडल पॉइंट पे आपका मीन, मीडियन एंड मोड फॉल करता है, और ये न्यूमेरिकली भी इक्वल होते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं कहाँ पे? NPC में, मिडल पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका
टोटल एरिया ऑफ एनपीसी इज डिवाइडेड इनटू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। कहना क्या चाह रहा है ये कि जो एनपीसी का टोटल एरिया है ना वो 6 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका मैंने एनपीसी ड्रॉ कर दिया, उसके बाद ये आपका मैंने मीन ड्रॉ कर दिया जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी 6 है, मतलब कि 3 यहाँ पे होंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था कि बायलैटरल सिमेट्रिकल है, तो 3 यहाँ पे होंगे, है ना। तो ये 6 उसने 6 स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मेट में इसको डिवाइड कर देता है ना। तो इसकी पता है ये तो सबको। पॉजिटिव 0 के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव सिग्मा 1 पॉजिटिव सिग्मा 2 ऐसे लिखाएगा, यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा 2 ऐसे लिखाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका y ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ एनपीसी। ऑर्डिनेट और एब्सिसी का पता है ना, एक्स एक्सिस को एब्सिसी का बोला जाता है, y को ऑर्डिनेट बोला जाता है, y एक्सिस को। ठीक है, तो वही कह रहा है जो भी आपका ये एनपीसी का डायग्राम है, जो y ऑर्डिनेट है वो एनपीसी की हाइट को शो करता है। नेक्स्ट है यूनिमोडल। यूनिमोडल क्या कहता है? यूनिमोडल का मतलब होता है कि इसका एक ही पीक पॉइंट होगा। डायग्राम में देख ही लिया होगा आपने, अभी तक हमने सिर्फ एक ही पीक पॉइंट बनाया है ना, मैंने पीक पॉइंट कहीं और नहीं बनाया ना, ऐसा तो नहीं बनाया मैंने कि ये भी पीक पॉइंट है फिर ये भी पीक पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूनिमोडल मतलब एक ही पीक पॉइंट होगा, और इससे ये पता चलता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही पॉइंट पे होगी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका इन एनपीसी जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इज 50% लार्जर देन द क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन हमने ऊपर पढ़ा 75% वाला, 25% वाला। तो एनपीसी में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 50% ज़्यादा होता है क्वार्टाइल डेविएशन से, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है एवरेज डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ एनपीसी। ओके, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है कि जो एवरेज डेविएशन है ना मीन का, मीन ऑफ एनपीसी वो 0.789 सिग्मा होता है। एवरेज डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ एनपी, ये फैक्ट याद रख लीजिए, एमसीक्यू में आ सकता है। 0.789 सिग्मा, 0.798 सिग्मा, और फॉर्मूला होता है इसका ये। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू √2 अपॉन में पाई। तो इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी? 0.798 सिग्मा। ये क्या है? आपकी वैल्यू है ये एवरेज डेविएशन की एनपीसी के मीन पे। ठीक है, और मीन कहाँ होता है? मीन, मोड, मीडियन, ये सारे कहाँ बताए थे मैंने? मिड पॉइंट ऑफ एनपीसी। सो आपको एनपीसी क्लियर हो गया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व समझ आ गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं।